हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं रेज्यूमे बिल्डिंग के बारे में। रेज्यूमे की जब हम बात करते हैं, ये हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर हम अपनी सारी प्रोफेशनल समरी लिखते हैं और उसे कंपनीज को जाके सबमिट कर देते हैं। फिर कंपनीज उस पेपर के बेसिस पे हमें जज करती हैं और फिर हमें इनवाइट करती हैं फॉर इंटर्नशिप्स एंड फॉर जॉब इंटरव्यूज। बट यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि हमारा जो रेज्यूमे है सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर नहीं है, यानी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लिख दी। ये हमारी पूरी प्रोफेशनल समरी होती है और इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम रेज्यूमे की बात करते हैं, एक दिन या एक सेशन के अंदर अच्छा रेज्यूमे बनाना पॉसिबल नहीं है। एक दिन के अंदर डेफिनेटली हम ये जान सकते हैं कि हमारे रेज्यूमे का क्या प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे फॉन्ट्स हमें यूज करने हैं, इन्फॉर्मेशन को हमें बुलेट पॉइंट्स में लिखना है या हमें पैराग्राफ्स में लिखना है, कितने पेज का होना चाहिए रेज्यूमे, अगर हमारे पास कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ एजुकेशन है तो उसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट जो रेज्यूमे होता है, अच्छा रेज्यूमे, उसके अंदर अच्छी स्किल्स होती हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो सारी चीजें बिल्ड करने के लिए हमें कई महीने एंड इनफैक्ट कुछ केसेस में कई सालों का भी टाइम लग जाता है। तो बैक ऑफ द माइंड पे ये जरूर रखना है कि आज हम रेज्यूमे बनाना सीख लेंगे, बट रेज्यूमे के अंदर लिखने के लिए जो अच्छी खासी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, जो एक्चुअली हमें फाइनली जाके शॉर्टलिस्ट करा रही होंगी, वो बिल्ड करने में कई महीनों की मेहनत एट दी बैक एंड हमारी लग रही होगी। अब आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं कि एक अच्छा रेज्यूमे हम कैसे बना सकते हैं। साथ के साथ मेरा खुद का जो फ्रेशर लेवल का रेज्यूमे था विच वाज सिलेक्टेड फॉर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड Amazon, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूंगी। तो उसमें से अगर आपको कुछ पार्ट्स अच्छे लगे तो उन पार्ट्स को भी हम ले सकते हैं। सीधा फॉर्मेटिंग से हम उन पार्ट्स को पिक कर सकते हैं। जब भी हम एक अच्छे रेज्यूमे की बात करते हैं, एक अच्छा रेज्यूमे सिंपल होता है, नीट होता है एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल होता है। कंपनीज के अंदर जो रिक्रूटर्स होते हैं या जो एचआर्स होते हैं, जो हमारे रेज्यूमे को देखकर हमें शॉर्टलिस्ट करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमारे रेज्यूमे को पूरा पढ़ेंगे। इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि अपने रेज्यूमे को हमें अच्छे से अच्छा और ज्यादा इंप्रेसिव बनाने की जरूरत है। अब जब हम अपने रेज्यूमे को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज हो सकता है हमारे रेज्यूमे के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स टेबल्स हों, कुछ फोटोज, पिक्चर्स हमने लगाई हो रेज्यूमे के अंदर। अगर ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो इनको हम अपने रेज्यूमे से बिल्कुल हटाने वाले हैं, क्योंकि कंपनीज के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं और ये सारी चीजें अगर हमारे रेज्यूमे के अंदर हैं तो वो सॉफ्टवेयर हमारे रेज्यूमे के अंदर इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे केसेस में भी हमारे रेज्यूमे कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अनवांटेड इंफॉर्मेशन देयर। सेकंड चीज जो हमें करनी है, अपने रेज्यूमे के अंदर से सिंसियर, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, इस तरीके से जो बज़वर्ड्स होते हैं जिनका एज सच कोई मीनिंग नहीं होता, हमारे पास कुछ एज सच प्रूफ नहीं होता इन चीज़ों को प्रूव करने के लिए, ऐसे बज़वर्ड से हमें थोड़ा सा दूर रहना है और मैक्सिमम जो चीज़ें हमें लिखनी है अपने रेज्यूमे के अंदर वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अपने रेज्यूमे फॉर्मेट के बारे में। रेज्यूमे फॉर्मेट या इसको हम टेम्पलेट कह सकते हैं, ये हम किसी भी वेल नोन वेबसाइट से पिक कर सकते हैं। मैं जो आपको पर्सनली एडवाइस करूंगी वो गूगल डॉक्स होगा, क्योंकि गूगल डॉक्स फ्रीली अवेलेबल होता है, तो इसके लिए हमें कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मेरा खुद का जो मैंने रेज्यूमे बनाया है दैट इज ऑल्सो बिल्ट ऑन गूगल डॉक्स, तो इसका भी फॉर्मेट, इसका भी टेम्पलेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल होगा। आप चाहो तो इसी को एडिट करके आप अपनी चीजें, अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो अपना रेज्यूमे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाना है या तो मुझे तो कैनवा जैसा है कोई और जो वेल नोन टेम्पलेट्स होते हैं उनको यूज करना है, तो आप उन्हें भी जाकर यूज कर सकते हैं। अब जब भी हम रेज्यूमे फॉर्मेट की बात करते हैं, हमारे पास दो पॉपुलर फॉर्मेट्स होते हैं। ये एक तो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, जिसमें इंफॉर्मेशन एक सीधी लाइन के अंदर प्रॉपरली लिखी होती है, और दूसरा फॉर्मेट, इसको हम कॉलम टाइप फॉर्मेट कह सकते हैं, जिसमें हम दो कॉलम्स की फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में से आपकी पर्सनल चॉइस है, आप किसी को भी पिक कर सकते हैं। एज सच इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा या दूसरा अच्छा इस तरीके का कुछ नहीं है, जो आपको पर्सनली पसंद आ रहा है उसको आप पिक कर सकते हैं। मेरा जो फॉर्मेट है उसमें मैंने हॉरिजॉन्टली अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया है। अब रेज्यूमे फॉर्मेट में सेकंड चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि हमारा रेज्यूमे एक सिंगल पेज रेज्यूमे होना चाहिए, एक पेज से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं डालनी है। साथ के साथ जब भी रेज्यूमे को हम फाइनली एक्सपोर्ट करें उसे हमेशा पीडीएफ के अंदर एक्सपोर्ट करना है, डॉक्स फाइल या किसी और तरीके की फाइल में हमें उसे एक्सपोर्ट नहीं करना। सेकंड चीज, हमारे रेज्यूमे के अंदर जो हम फॉन्ट यूज कर रहे हैं काफी सिंपल, काफी इजी टू अंडरस्टैंड फॉन्ट्स को हमें यूज करना है। मैंने पर्सनली अपने रेज्यूमे के अंदर कैलिब्री फॉन्ट को यूज किया है, आप चाहो तो इसी को यूज कर सकते हो, नहीं तो एरियल जैसा सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड फॉन्ट हम यूज कर सकते हैं। थर्ड चीज, रेज्यूमे के अंदर सिंपल कलर्स को यूज करना है। ब्लू एंड ब्लैक सबसे ज्यादा प्रोफेशनल कलर्स माने जाते हैं, मेरी एडवाइस रहेगी इन्हीं दोनों कलर्स को हम यूज करें पूरे के पूरे रेज्यूमे के थ्रू आउट। अब जब भी हम स्पेसिफिकली टेक रेज्यूमेस की बात करते हैं, तो क्योंकि वो रेज्यूमे हमें बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के अंदर जाके सबमिट करना होता है, तो पहली बार उन्हें कोई ह्यूमन नहीं देख रहा होता, पहली बार उन्हें एटीएस नाम के कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू वो रेज्यूमे जा रहे होते हैं। इसीलिए हमें अपने रेज्यूमे को कॉम्प्लेक्स या फैंसी बनाने की जरूरत नहीं होती, हमें उस रेज्यूमे को सिंपल बनाने की जरूरत होती है, ताकि
कि सॉफ्टवेयर से वो रेज्यूमे रिजेक्ट ना हो जाए। इसीलिए सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे हमें अच्छे तरीके से, अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से लिखने की जरूरत होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं रेज्यूमे हेडर की। रेज्यूमे हेडर होता है हमारा टॉप ऑफ द रेज्यूमे, यानी रेज्यूमे के सबसे ऊपर वाला हिस्सा। इसमें सबसे पहले तो हम अपना नाम लिखेंगे, हम अपना पूरा नाम लिखते हैं। उसके साथ साथ हम अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में एक तो हमें एक ऐसी ईमेल आईडी देनी है जिसको हम डे टू डे बेसिस पर या रेगुलरली चेक करते रहें इन केस कंपनी हमें रिप्लाई बैक करती है। और दूसरा हमें अपना फोन नंबर देना होता है इन केस वहां से रिक्रूटर या एचआर हमें कॉल कर सके। साथ के साथ आप ऊपर चाहें तो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल आप मेंशन कर सकते हैं और अपनी गिटहब प्रोफाइल मेंशन कर सकते हैं अगर आप टेक रेज्यूमे बना रहे हैं तो। एंड इसमें काफी इंपॉर्टेंट है कि आपकी लिंक्डइन एंड गिटहब प्रोफाइल दोनों की दोनों काफी अपडेटेड हो, क्योंकि अपडेटेड अगर प्रोफाइल रहती है तो हमारे बारे में अगर रिक्रूटर चाहे तो उन प्रोफाइल्स को भी जाके चेक कर सकते हैं। अगर कोडिंग के अंदर आप किसी वेबसाइट पे जाके काफी सारे डीएसए के सवाल सॉल्व करते हो या कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो और वहां पर आपकी रेटिंग बहुत अच्छी है, आपने काफी सारे सवाल सॉल्व कर रखे हैं, तो आप उस प्रोफाइल का भी लिंक यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज पे जाके मेंशन कर सकते हैं। अब एक बार हमने अपने हेडर को क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम अपने रेज्यूमे को डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं। हमारे 5 मेन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जिनको हमें रखना होता है। इसमें से सबसे ऊपर जनरली एज अ स्टूडेंट हम अपना स्किल सेक्शन रखते हैं, उसके बाद हम अपना एजुकेशन सेक्शन रखते हैं, उसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट सेक्शन रखते हैं, फिर अगर हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं तो हम अपना एक्सपीरियंस सेक्शन भी रख सकते हैं, एंड फाइनली हमारा अचीवमेंट सेक्शन आ जाता है। इसके बाद हम चाहें तो एक हॉबीज का सेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, एक सोसाइटीज का सेक्शन जो है एक्स्ट्रा उसे भी बिल्ड कर सकते हैं। अब ये जो सेक्शंस है इन्हें ऊपर या नीचे रखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जनरली स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस होता है कि स्किल्स और एजुकेशन सेक्शन ऊपर आना चाहिए, पर एज अ स्टूडेंट अगर आपके पास काफी सारी इंटर्नशिप्स है लिखने के लिए, मान लेते हैं आपके पास ओपन सोर्स का या फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो आप अपने एक्सपीरियंस सेक्शन को भी ऊपर लिख सकते हो। तो बेसिकली हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि वो सेक्शन जो हमारी प्रोफाइल को बहुत ज्यादा अच्छा, देखने में अट्रैक्टिव बनाए, वो ऊपर आना चाहिए। इसमें यह भी एक एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर आपकी अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा है आपकी फील्ड के अंदर, तो आप अपने अचीवमेंट सेक्शन को भी कई केसेस में ऊपर रख सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस चीज को ऊपर रखना चाहते हैं, वरना जनरल फॉर्मेट जो होता है स्किल्स, एजुकेशन, प्रोजेक्ट्स, एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स, उसको मैंने बता दिया। अब इसके अंदर एक एक सेक्शन को अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने स्किल सेक्शन के बारे में। स्किल सेक्शन के अंदर हम अपनी सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मेंशन करेंगे जिनके बारे में हम जानते हैं। अगर मान लेते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपने बस कॉलेज के अंदर पढ़ा है, स्कूल के अंदर पढ़ा है, पर उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पता, सिर्फ बेसिक चीजें पता है, तो ब्रैकेट में आप बेसिक्स या इस तरीके से उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि आप कितना जानते हैं उस लैंग्वेज के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम सी, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इस तरीके से बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनको मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने किसी पर्टिकुलर टेक स्टैक के ऊपर काम किया है, जैसे मर्न स्टैक हो गया, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, जो भी आपको आता है आप स्किल सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। साथ के साथ अगर गिटहब जैसे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर हमने काम किया है, या दूसरा अगर कोई प्रोफेशनल टूल जो इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा यूज होता है उसके ऊपर अगर हमने काम किया है, तो उसे भी हम अपने स्किल सेक्शन के अंदर मेंशन करेंगे। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को एडवाइस करूंगी कि अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर हैं और अभी हमारे पास एज सच ज्यादा प्रोजेक्ट्स या ज्यादा कुछ कोर्स वर्क नहीं है लिखने के लिए, तो उस केस में अपने स्किल सेक्शन के अंदर हम अपने कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी लिख सकते हैं, जिनमें हमारा DBMS आ जाता है, जिसमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, जिसमें हमारा ऊप्स आ जाता है। बट एज अ प्रोफेशनल यानी 3rd 4th ईयर तक जब हम आ जाते हैं, तब हमारे पास एक्चुअली टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, तब हमें जनरली कोर्स वर्क को वहां पर मेंशन नहीं करना है। सेकेंड सेक्शन जिसकी हम बात करेंगे दैट विल बी आवर एक्सपीरियंस सेक्शन। अब एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर क्या क्या आता है? सो दिस इज माय एक्सपीरियंस सेक्शन। एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर मैंने इंटर्नशिप्स एंड रिलेटेड चीजों के बारे में लिखा हुआ है। एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर हम अपनी इंटर्नशिप्स को मेंशन कर सकते हैं। अगर हमने किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, रिसर्च इंटर्नशिप की है, वो हम लिख सकते हैं। किसी रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश किया है उसके बारे में हम लिख सकते हैं। हम चाहें तो अगर हमने हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया है, हमारे पास ओपन सोर्स का एक्सपीरियंस है, या हमारे पास फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है, या हमारे पास अगर मान लेते हैं हमने टीए जैसी इंटर्नशिप की है, टीचिंग असिस्टेंट जैसी, वो सारी की सारी चीजें हमारे एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर जाती हैं। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर लिखने के लिए, तो एक्सपीरियंस सेक्शन को कंप्लीटली हम अपने रेज्यूमे से हटा भी सकते हैं। एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर हम बुलेट पॉइंट में अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको मेंशन कर सकते हैं। साथ के साथ हमने किस डेजिग्नेशन पे काम किया, कौन सी कंपनी के अंदर काम किया, कहाँ पे काम किया, कब से कब तक, क्या टाइमलाइन थी हमारे काम करने की, कौन सा मंथ, कौन सा ईयर, साथ के साथ हमने एग्जैक्टली क्या काम किया, ये चीजें हमें मेंशन करनी होती है। अब यहाँ पे मैंने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप के बारे में मेंशन किया है, एकेडमिक रिसर्च के बारे में मेंशन किया है, मशीन लर्निंग इंटर्नशिप के बारे में मेंशन किया है। इस तरीके से आप भी अपनी चीजें मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ एक चीज मैं हाईलाइट कर देती हूँ जो आपको मुझसे डिफरेंट करनी है। सबसे पहला, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ की फॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन को लिखा है।
ये सिंपली मैंने सिर्फ अपनी स्पेस यानी जगह बचाने के लिए किया है, पर जनरली हमारे पास अगर 2 से 3 इंटर्नशिप होती है तो उसमें हो सकता है हमारे पास थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा हो, तो उस केसेस में आपको अंदर वाली इन्फॉर्मेशन भी बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखनी है। मैक्सिमम केसेस में बुलेट पॉइंट को प्रेफर करना है इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए, क्योंकि उससे जगह भी ज़्यादा भरती है, प्लस हमारा एक्सपीरियंस पढ़ने में भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि आपने एग्जैक्टली क्या काम किया। और लास्ट में एक बुलेट पॉइंट हमें डालना है टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का, कि अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप की तो आपने कौन से टेक्नोलॉजीज हैं जिनके ऊपर काम किया, कौन कौन सी कोडिंग एल्गोरिदम्स हैं जिनको आपने यूज़ किया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट सेक्शन जिसकी हम बात करेंगे ये है हमारा एजुकेशन सेक्शन। अब हमारा जो एजुकेशन सेक्शन होता है उसके अंदर चीज़ें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखनी होती है, यानी सबसे रीसेंट चीज़ सबसे ऊपर, कॉलेज का एक्सपीरियंस, कॉलेज के बारे में ऊपर लिखेंगे, फिर अपने 12th के बारे में, फिर अपने 10th के बारे में। तो इस तरीके से हमें चीज़ें लिखनी होती है। इनफैक्ट इसी तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम अपने एक्सपीरियंसेस के अंदर भी फॉलो करते हैं। सबसे ऊपर कॉलेज का नाम जब हम मेंशन कर रहे हैं, हमें अपने कॉलेज का नाम बताना होता है, हमें अपनी ब्रांच बतानी होती है, हमें ये बताना होता है कि हम कब ग्रेजुएट होंगे, कौन सा हमारा ईयर ऑफ ग्रेजुएशन होगा, उसके साथ में हमें अपने मार्क्स भी बताने होते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का डाउट ये होता है कि मेरे कॉलेज उतना फैंसी नहीं है, मेरा कॉलेज उतना अच्छा नहीं है, शायद टियर 1 टियर 2 के अंदर नहीं आता, तो क्या मैं उसका नाम लिखूं? तो उसमें जवाब होगा येस, चाहे आपका कॉलेज किसी भी कैटेगरी के अंदर आता हो, आपको वहां पर अपने कॉलेज का नाम मेंशन करना ही करना है। सेकंड सवाल जो कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं है, तो क्या मैं ग्रेड्स को मेंशन करूं या नहीं करूं? तो ऐसे केसेस में अगर आपको फील होता है कि आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे नहीं है, तो उस केस में आप उसको स्किप भी कर सकते हो। पर जनरली जिन कंपनीज को आपसे मार्क्स पूछने होंगे, जो इंपॉर्टेंस देती होंगी, वो आपसे अलग से भी आपकी पूरी की पूरी कॉलेज की ट्रांसक्रिप्ट यानी मार्कशीट मांग सकती हैं। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। बाकी आप रेज्यूमे से स्किप कर सकते हो चाहो तो इनिशियल स्टेजेस में अपने मार्क्स। तो मैंने भी सिमिलर तरीके से अपने एजुकेशन एक्सपीरियंस को लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 10th क्लास के मार्क्स मैंने सिंपली अपनी जगह बचाने के लिए नहीं लिखे हुए, नहीं तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो फिर आप अपने 10th के मार्क्स भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्शन में साथ के साथ मान लेते हैं आपकी जेई के अंदर बहुत अच्छी रैंक आई थी, या फिर आपकी एनटीएससी या ओलंपियाड्स के अंदर बहुत अच्छी रैंक आई है, तो उसे या तो आप अपने एजुकेशन सेक्शन के अंदर ही मेंशन कर सकते हो, या फिर उसे अचीवमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जिसकी हम बात करेंगे, दिस इज आवर प्रोजेक्ट सेक्शन। प्रोजेक्ट्स के अंदर एकेडमिक नॉन एकेडमिक दोनों तरीके के हम प्रोजेक्ट्स मेंशन कर सकते हैं। अगर हम इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं 3rd ईयर के अंदर, तो उसमें कोशिश करनी है एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स हमारे पास हों, 2 अच्छे प्रोजेक्ट्स। एंड अगर हम प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 2 से 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। 3 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें प्रोजेक्ट्स को जब भी हम मेंशन कर रहे हैं तो इस तरीके से प्रोजेक्ट का हमें नाम लिखना है, फिर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है। दोबारा से एक चीज़ मैं रिपीट कर दूंगी कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, पर आपको क्या प्रेफर करनी है? आपको बुलेट पॉइंट्स प्रेफर करने हैं। और जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा, जो टाइटल होगा, वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इजी मेड मैंने लिखा हुआ है या क्लाउड पॉइंट लिखा हुआ है, सिर्फ इसको देख के हमें समझ नहीं आएगा प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो रहा है। हमें समझना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड हेल्थ केयर पोर्टल, उससे क्लियर हो रहा है प्रोजेक्ट के अंदर क्या है। या एपीआई बेस्ड वेदर एप्लीकेशन, इससे क्लियर हो रहा है कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या है। उसके बाद हमें डिस्क्रिप्शन देना है और साथ में एडिशनली हमें वो टेक्नोलॉजीज मेंशन करनी है जिनके अंदर हमने उन प्रोजेक्ट्स को बिल्ड किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट्स के अंदर। एक और एडिशनल चीज़ जो आप अपने रिज्यूमे को लेवल अप करने के लिए कर सकते हो वो ये कि हर एक प्रोजेक्ट का आप जो है गिटहब का लिंक साथ के साथ यहाँ पे अटैच कर सकते हो। या तो गिटहब का लिंक आप अटैच कर सकते हो सो दैट द रिक्रूटर कैन डायरेक्टली गो एंड लुक एट योर कोड, या फिर अगर हमने अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया है, होस्ट किया है, तो हम वो होस्टेड या डिप्लॉयड लिंक भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन जिसकी हम बात करेंगे वो होगा हमारा अचीवमेंट सेक्शन। अचीवमेंट सेक्शन के अंदर प्रेफर करना है कि हम डोमेन रिलेटेड अचीवमेंट सबसे पहले लिखें। यानी अगर हम टेक पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपने किसी कॉन्टेस्ट के अंदर, टेक कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया है, वहाँ पे अचीवमेंट है, हैकाथॉन में, ओपन सोर्स में है, तो हम उन अचीवमेंट्स के बारे में सबसे पहले लिखें। और रीसेंट अचीवमेंट्स यानी कॉलेज की अचीवमेंट्स के बारे में सबसे पहले लिखें। पर मान लेते हैं अगर इन कैटेगरीज में से हमारी अचीवमेंट नहीं है तो फिर उस केस में हम स्कूल की अचीवमेंट्स भी लिख सकते हैं या नॉन टेक अचीवमेंट्स को भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अचीवमेंट्स के बाद नेक्स्ट सेक्शन जो इंपॉर्टेंट हो जाता है उसे या तो हम अपना हॉबीज वाला सेक्शन बना सकते हैं या फिर सोसाइटीज इस सेक्शन का नाम दे सकते हैं, या मैंने इसे नाम दिया है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर मैंने अपने सोसाइटी के एक्सपीरियंसेस को मेंशन किया है, उसके अंदर क्या क्या काम किया, कौन सी से कौन सी डेट तक मैंने उस काम को किया या उस सोसाइटी के अंदर ज्वाइन किया चीज़ों को, तो हम भी उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहें हॉबीज़ आपको लिखनी है तो आप हॉबीज़ के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हॉबीज़ में फॉर एग्जाम्पल हमने तबला को
को एज ए स्किल लिख दिया, या हमने लिख दिया कि हमें गिटार बजाना आता है, और मान लेते हैं हमारे इंटरव्यूअर को भी गिटार बजाना आता है, तो फिर वो बिल्कुल आपसे हॉबीज के बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं। वो आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि गिटार के अंदर बताओ ये स्ट्रिंग किस लिए यूज होती है। तो इसीलिए रेज्यूमे के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखें वो ऑनेस्ट होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, और उसके बारे में हम जवाब दे पाए अपने रिक्रूटर को, अपने इंटरव्यूअर को। यही सेम चीज अप्लाई होती है स्किल्स वाले सेक्शन के लिए, कि स्किल्स में जितनी भी स्किल्स हमने लिखी हैं उन सब से रिलेटेड हमसे सवाल पूछा जा सकता है इंटरव्यूज के अंदर, तो उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। लास्ट में कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने लिए एक और एडिशनल सेक्शन बना लेते हैं कॉल्ड द सर्टिफिकेट सेक्शन। अगर आपके पास काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स हैं लिखने के लिए, और आपकी फील्ड के अंदर सर्टिफिकेट्स काफ़ी जाने जाते हैं, काफ़ी माने जाते हैं, तो आप उन सर्टिफिकेट्स को भी मेंशन कर सकते हो। जनरली टेक फील्ड के अंदर सर्टिफिकेट्स की उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे स्किल सेक्शन एंड हमारे प्रोजेक्ट सेक्शन की होती है। बट फिर भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं लगाने के लिए, तो लास्ट में हम एक सर्टिफिकेशन का भी अलग सेक्शन बना सकते हैं। इसके साथ में एक और एडिशनल टिप मैं आपको दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने ओपन सोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है, तो आप खुद से अपना अलग से एक सेक्शन बना सकते हो कॉल्ड ओपन सोर्स, या आपके पास फ्रीलांसिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप फ्रीलांसिंग का अलग से सेक्शन बना सकते हो। तो अपने रेज्यूमे को हम किस तरीके से कस्टमाइज करना चाहते हैं वो कंप्लीटली हमारी पर्सनल प्रेफरेंस और हमारी प्रोफाइल और हमारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए जब भी हम अपने रेज्यूमे को देखें, एक बार इस तरीके से इन नज़रों से देखना है कि अगर मैं रिक्रूटर होता तो मुझे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लगती, किसे मैं टॉप पे डालना चाहता। एंड लास्ट में एक और बोनस टिप सारे स्टूडेंट्स के लिए कि अपने रेज्यूमे को कहीं भी सबमिट करने से पहले उसको एटलीस्ट हमें 2 बार पढ़ना है कि उसके अंदर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स आर अ साइन ऑफ नॉन सीरियसनेस। 2 बार खुद पढ़ना है और 2 अपने अलग अलग दोस्तों से पढ़वाना है, ताकि वो भी आपके रेज्यूमे के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें ठीक कर सके, उन्हें हटा सके। तो आई होप ये रेज्यूमे से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो हमें मिली होगी। साथ के साथ इफ़ यू वांट टू एक्सेस माय रेज्यूमे, इट इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि रेज्यूमे से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चली होगी, जिन सबको हम खुद के अपने रेज्यूमे को और बेटर बनाने में, अपनी प्रोफाइल को और बेटर बनाने में इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। अब इसके अलावा रेज्यूमे से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।